So students, we are today going to see this topic, that is benefits of international business. This topic, benefit of international business, and this is the last topic as far as this chapter is concerning in term 2, right? So international business is important to both nation and business firms. It offers them various benefits. देखिए इंटरनेशनल बिजनेस क्यों जरूरी है? बिकॉज नाउ आवर इकोनॉमी इज नॉट अ क्लोज इकोनॉमी. देखिए इंडिया क्या, वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी आज के डेट में क्लोज इकोनॉमी नहीं है. हम सब जो है वी आर इनटू अ वर्ल्ड दैट इज ओपन इकोनॉमी. ओपन इकोनॉमी मींस वी आर गोइंग टू डू द ट्रेड्स. मींस लेन देन करेंगे, ट्रेड करेंगे. ट्रेड का मतलब है आइदर वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, और वी आर गोइंग टू डू बोथ. तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करना एक जरूरत भी है. इट इज अ नेसेसिटी, बिकॉज इट इज नॉट दैट कि एवरी कंट्री हैज द ऑल रिसोर्सेस. हर कंट्री के पास सारे रिसोर्सेस हैं, ऐसा नहीं. every country needs some of the resource. So in that case, the resource what they have, because of that the product what they are producing is much economical than the resource what we have, and we are also producing with the economies of scale into that. तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल उसके अंदर रहेगा तो मतलब काफी कम कॉस्ट का वो चीज प्रोडक्ट बनेगा. तो हमारे देश में जो कम कॉस्ट का बन रहा है वो उनके देश में महंगा बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे, वी कैन इजिली, that is give and take, and that way definitely with both nation and the firms benefit by way of earning profit in the that is by doing the export and import. So international business जो है आपका बहुत जरूरी है अब, and इसमें benefit to the nation and benefit to the firm हम देखेंगे. तो first we let see the benefit to nation. First point, it helps the country to earn foreign exchange. हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है, यानी कि इफ वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट मोर, इफ यू आर गोइंग टू एक्सपोर्ट मोर एंड इंपोर्ट लेस, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज पॉजिटिव होगा. एंड इफ यू आर गोइंग टू डू दिस सेम थिंग वाइस वर्सा, मींस वी आर गोइंग टू इंपोर्ट मोर एंड एक्सपोर्ट लेस, देन इन दैट केस वी आर गोइंग टू हैव व्हाट, दैट इज वी आर गोइंग टू हैव दैट इज दिस नेगेटिव. तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्यों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? जिसके पास ज्यादा अच्छा, ज्यादा पॉजिटिव फॉरेन एक्सचेंज होगा. फॉरेन एक्सचेंज का रिलेशन किस चीज से, हमारे गोल्ड से भी है. हाउ मच गोल्ड वी हैव, राइट? किस कंट्री के पास गोल्ड है ज्यादा. मैंने आप लोगों को एक सर्वे दिया था बहुत पहले, जिसमें कि इंडिया के पास कितना गोल्ड है, यूएस के पास कितना गोल्ड है, अदर कंट्रीज आर हैविंग द गोल्ड. द सी टू दैट आपको व्हाट्सएप किया हुआ है, मैंने बहुत पहले किया था. तो इट इज बेसिकली अबाउट व्हाट, हाउ मेनी लाइक how much gold we hold basically. अब हमारे पास अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है तो what will happen? तो अगर फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास अच्छा है तो क्या होगा, डेफिनेटली विल बी इकोनॉमिकली एम्पावर्ड. हम लोग इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो जाएंगे, और जब हम एम्पावर्ड होते हैं तो डेफिनेटली वी कैन टेक आवर डिसीजंस ऑन आवर ओन. वी कैन बाय दोज थिंग्स व्हिच वी लैक, फॉर एग्जांपल आर्म्स एंड एम्युनिशंस, or you can do the lots of economical development by developing the infrastructure basically. तो बहुत सारी चीज हमारे नेशन कर सकता है अगर हमारे पास अच्छा फॉरेन एक्सचेंज. मींस वी अर्न फ्रॉम द that is by exporting more and importing less, तो which can be used for the importing various goods from abroad. तो फॉरेन एक्सचेंज अगर हमारे पास अच्छा है तो हम दूसरे देशों से बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए बेनिफिशियल है उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं. जो हमारे नेशंस में हमारे लोगों के लिए बेनिफिशियल है उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट, it leads to specialization of nation in the production of those goods which can be produced by it and most effective and economical manner. देखिए सीधी सी बात है, everything is based on what, resource. कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है वो रिसोर्स को हम इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन बिहार यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ आयरन एंड दिस ऑक्साइड मिनरल्स आर वेरी मच ओवर देयर, राइट. अगर अफगानिस्तान जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा जो कहते हैं पेट्रोलियम का है, वहां का रिसोर्स बहुत बड़ा है, नेचुरल रिसोर्स है, राइट. तो ये नेचुरल रिसोर्स होने से बेनिफिट क्या है, ये मैनमेड तो है नहीं, नेचुरल रिसोर्स है. तो जब नेचुरल रिसोर्स है तो क्या होगा, वहां के रिसोर्स से जो चीज हम प्रोडक्शन करेंगे वो उसकी जो कॉस्ट होगी वो बहुत कम होगी, वो वहां के हिसाब से बहुत कम होगी. और जो वहां की कॉस्ट के हिसाब से बहुत कम होगी तो क्या होगा, दूसरे देशों में उसको वो रिसोर्स नहीं है तो क्या होगा, इन दैट केस वी कैन सेल द थिंग व्हाट दे लैक and we can earn a good amount of money from there. तो उससे हम उसको क्या कर सकते हैं, काफी अच्छा उनसे एक फॉरेन एक्सचेंज हम बना सकते हैं. तो हर देश का एक क्या एक स्पेशलाइजेशन है अपने किसमें, उनके अपने
कोर चीज में उनका कुछ ना कुछ ऐसा कोर जरूर होगा जो उनके रिसोर्सेस वहां पे अच्छे होंगे जो हमारे पास नहीं होंगे, जो हमारे पास अच्छे होंगे उनके पास अच्छे नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट एवरी कंट्री हैज इट्स ओन कोर स्पेशलाइजेशन इन मेकिंग सम प्रोडक्ट्स and they can exchange among themselves, and in this way they can have a more economical empowerment और उनके पास फॉरेन एक्सचेंज आगे बढ़ सकता है और वो अपने आप को एक अच्छे डोमिनेटिंग स्टेज पे ला सकते हैं। तो दे शुड बी इकोनॉमिकली पावरफुल। तो ये इट इज मोस्ट एक्सपेंसिव इफेक्टिव और इकोनॉमिकल मैनर में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड इज इट हेल्प्स अ नेशन टू इन इम्प्रूविंग इट्स ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एंड आल्सो क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट। देखिए सीधी बात है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, खाली फर्म थोड़ा इन्वॉल्व है, फर्म के अंदर कितने एम्प्लॉइज प्रोडक्शन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। आप देखिए कस्टम्स वाले इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें ब्रोकर्स इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर आपके जो शिप कर लेके जा रहे हैं, शिपमेंट में है या बाय एयर लेके जा रहे हैं या बाय रोड लेके जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, इंश्योरेंस में लोग कितने इन्वॉल्व हैं। तो ऑल दीज यू कैन से द रियल यू कैन से द ट्रेडिंग एंड द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो एक चेन डेवलप हो जाती है जहां पे एम्प्लॉयमेंट की चेन बढ़ जाती है। और ये एम्प्लॉयमेंट जो है एक दूसरे को क्या दे रहा है, गिविंग द सपोर्ट टू सर्वाइव एंड ग्रो इन पर्टिकुलर नेशन। तो जितना अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बढ़ेगा, जितना अच्छा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उतना अच्छा हमारा जो है, या हम इम्पोर्ट बढ़ाएंगे अपना, तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का जो बिजनेस बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, वो लोग जो कर रहे हैं उनको भी इकोनॉमिकली हेल्प मिलेगा और इससे क्या होगा, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस किसी देश का बढ़ता है। The companies started growing because people are starting growing, वहां पे इनकम आने लग गया। जब लोगों के पास इनकम आएगा तो क्या होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा तो हमारा जो एक ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमारा एक फोरम में वो चल रहा है, क्या कहते हैं, डोमिनेशन चल रहा है, इकोनॉमिकल डोमिनेशन है, और डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री और डेवलप्ड कंट्रीज का, वो उस फेज में हम लोग अपने आप को बढ़ा सकते हैं। आई वाज जस्ट डिस्कसिंग बिफोर हैंड कि अभी आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर हमारा क्या हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वॉर जब 1945 के बाद जो सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उस समय जापान का स्टेट क्या था, जापान की क्या कंडीशन थी, जापान वाज डिवास्टेटेड। इट वाज उनके दो के कह सकते हैं, हिरोशिमा नागासाकी सिटीज जो थे, वो जो बहुत ही अच्छे उनके सिटीज थे, वो बिल्कुल वेपराइज कर दिए गए थे, मतलब उड़ा दिया, खत्म कर दिया था उन्होंने, अमेरिका ने। तो उनके स्थिति इतनी बुरी थी उनकी दैट दे आर नॉट इन पोजीशन टू, मतलब दे हैव द पोरेस्ट, दे आर ऑन द पोरेस्ट स्टेट वेयर दे हैव सरेंडर्ड एट द टाइम व्हेन इन द वॉर में उन्होंने सरेंडर कर दिया था। तो उस समय जो जापान की जो कंडीशन थी 1947 के समय, इंडिया वाज फार बेटर देन जापान एट दैट टाइम। आपने एक गाना सुना होगा राज कपूर जी का, एक आता था, मेरा जूता है जापानी। तो जूता है जापानी अगर देखा होगा तो जूता वो था, क्या होता, फटा हुआ था। तो that was the thought process of people, worldwide people, कि वहां की जो quality of Japan is poorest, but within 20 years, just think of that, 40, हम सोच रहे हैं 47 के बाद 20 साल के अंदर जापान के लीडरशिप क्वालिटी इतनी स्ट्रांग थी, वहां के जो लोगों की इंटीग्रिटी इतनी स्ट्रांग थी कि वहां पे 20 साल के अंदर उन्होंने अपने आप को डेवलप कंट्रीज के उसमें लेके आ गए। आज भी वो डेवलप्ड कंट्रीज में अपने आप को मेंटेन कर रखा उन्होंने। और इंडिया आफ्टर 47 टिल 2021 अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को डेवलपिंग कराने में, हम अभी भी डेवलप कंट्रीज के स्टेज पे नहीं आ पाए। यू जस्ट थिंक ऑफ द हाउ मच दे हैव टुक द प्रेशर, हाउ मच दे हैव टेकन द चैलेंज टू पुट देयर कंट्री ऑन दैट लेवल। तो ये डिफरेंस है, हमें समझना पड़ेगा कि कैसे ये डिफरेंस आया बेसिकली। तो आज वहां का चीज क्यों, क्वालिटी, सबसे बेस्ट क्वालिटी वर्ल्ड वाइड पे अगर कोई बेस्ट क्वालिटी हो सकती है, आप ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं जापानीज के ऊपर। आज वहां के जो टीवीज आती हैं या गैजेट्स आते हैं, आप देखिए चाइना का तो डेफिनेटली हम अच्छी क्वालिटी नहीं मानते, लेकिन आप जापान की कोई भी चीज की क्वालिटी आप देखिएगा, उनका एक भी क्वालिटी खराब नहीं आता, एक भी क्वालिटी खराब नहीं हो सकता। वो देते नहीं खराब किसी को, देते ही नहीं खराब किसी को। उनका रिसर्च सबसे हाईएस्ट होता है कि हमें सबसे बेस्ट डिलीवर करना है वर्ल्ड वाइड में। मेरे देश का नाम नीचे नहीं होना चाहिए, फर्म का नाम नहीं, मेरे देश का नाम नीचे नहीं होना चाहिए। दैट इंटीग्रिटी दे पीपल हैव। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा लोगों के अंदर क्या लालच है, हमारे देश से क्या मतलब, हमारा काम बनता
दुनिया का हम बिगड़ता हमें कोई मतलब नहीं है ना। तो दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू हैव द टेंडेंसी, इंटीग्रिटी नहीं है हमारे यहाँ जो इंटीग्रिटी वहां पे है। तो यू इमेजिन दैट, इससे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट किसका स्ट्रांग होता है, किसी नेशन का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट स्ट्रांग होता है, एंड इट क्रिएट्स द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हमारे देश में क्या, हर देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी जितना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का बिजनेस बढ़ेगा, जितना इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा उतना हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। Next, beta, fourth point, it makes it possible for people to consume goods and services produced in one country, which helps in increasing their standard of living. इसमें आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एक टॉपिक ले सकते हैं आप लोग, इसमें हर पॉइंट को एक टॉपिक ले लीजिएगा, तो इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू make the things understandable to the teacher also. It is possible to for the people to consume goods and services produced in other countries, which helps in increasing their standard of living. सिंपल सी बात है कि जो हमारे देश में बन रहा है अच्छी क्वालिटी का चीज, अगर वो दूसरे देशों में जाता है तो वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। हमें बाहर के देशों से जो चीज यहाँ पे आ रही है, आज वो चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज हम यहाँ यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है, दैट इज रिसोर्सेज विच हेल्प्स अस टू make our living more empowering, more easy, more comfortable, and it helps us to deliver more output. It helps us to deliver more output. तो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने का ये क्राइटेरिया है। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि हम वही चीजें इंपोर्ट करेंगे जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमारे पास नहीं है और हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाती है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, हम उसी चीज को इंपोर्ट करेंगे। तो ये जो एक्सचेंज है हर देश का, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंपैक्ट कर रहा है, उनके वे ऑफ लिविंग को इंपैक्ट कर रहा है, एंड इट इज गिविंग देम द better opportunity to live their life in a with a better quality of life they can live basically. तो ये एक अच्छा पार्ट है फ्रॉम द बेनिफिट फ्रॉम द नेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस हमने देखा फ्रॉम द इंटरनेशनल, दैट इज फ्रॉम द नेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ to the firm, that is how the international business helps in benefiting to the firm. First point इसमें क्या है, it helps in increasing profit of the firm by selling goods in the countries where price are high. सिंपल सी बात है, हमारा डॉलर का प्राइस के साथ हमारा जो है क्या है, आज फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारा 75 रुपी is of 70 rupees 75 एग्जांपल मैंने लिया एवरेज पे, rupees 75 is equal to that is $1 US डॉलर, राइट, $1 तो $1 के बराबर हमारा है। तो मतलब वहां का ₹1 हमारे 75 रुपीज के बराबर है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमने वहां का ₹1 अर्न कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे 75 रुपीज अर्न कर रहा है, 75 टाइम्स बढ़ जाता है। तो मीन्स व्हेन वी आर इंक्रीजिंग आवर एक्सपोर्ट एंड वी आर अर्निंग द फॉरेन एक्सचेंज, सो वी आर इंक्रीजिंग आवर रुपी वैल्यू, हमारी रुपी वैल्यू बढ़ती है, हमारी रुपी वैल्यू बढ़ती है। रुपी वैल्यू बढ़ने का मतलब होता है कि वी हैव टू नाउ पे लेस, मीन्स ये आपका अगर 70 हो जाएगा, 70 इज इक्वल टू $1, 70 इज इक्वल टू $1 का मतलब ये हो गया, नाउ रुपी वैल्यू इंक्रीजेस, रुपी वैल्यू हमारी बढ़ गई, रुपी वैल्यू बढ़ गई, रुपीस की वैल्यू बढ़ गई, डॉलर की वैल्यू कम हो गई, ठीक है ना, रुपी वैल्यू बढ़ गई। तो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि हमारे जो हम अर्न करेंगे वहां से वो ज्यादा अर्न करेंगे। तो हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म बाय सेलिंग गुड्स इन द कंट्रीज विद प्राइस आर वेयर प्राइसेस आर हाई। हमारे पास हमारी छोटी सी चीज है ना, वी आर सेलिंग एट अ हायर प्राइस देयर, तो वी आर गेटिंग हायर वैल्यू, ठीक है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था बहुत पहले कि हमारे देश से जो नीम के दातून है, तो वो नीम आप जानते हैं, नीम हमारे देश में कितने पेड़ लगे हुए है ना, बाहर के देशों में नहीं लगते, हमारे देश में लगते हैं। तो हमारे देश में नीम का जो दातून होता है, दैट स्टिक, नीम स्टिक, 1 स्टिक है ना, ऐसे उन्होंने क्या किया, 10 स्टिक पैक करे अच्छे अच्छे साफ करके और उसको एक अच्छे उसमें पैक करके इंडिया से उन्होंने भेज दिया। ऑर्गेनिक ब्रश, नाम क्या दिया, ऑर्गेनिक ब्रश, आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक ब्रश। तो वो क्या हो गया, वहां के लिए बहुत बहुत बड़ी चीज हो गई। एंड दे आर सेलिंग फॉर हाउ मच, दे आर सेलिंग फॉर $9 to $10 है ना, $9 से $10, यानी कि अगर हम मान के चलते हैं, चलो इसमें हम $7 भी मान लेते हैं, तो 7 into 70 रुपीज भी लगा लेते हैं, तो कितना रुपीज का हो गया, 7 स्टिक वी आर सेलिंग फॉर 490, 7 7 49, हाँ, तो 490 रुपीज का। तो 490 रुपीज आपको नहीं लगता कि नीम के 10 दातून के लिए 490 रुपीज मिल रहा है, आपको बुरा है क्या? आई डोंट थिंक सो। इससे हमारी इनकम, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। तो ये हम इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वी आर अर्निंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। एनीवे, आपको पता है इडली भी एक्सपोर्ट हो रही है यहाँ से,
Idlis are exported nowadays. इडली एक्सपोर्ट हो रही है यहाँ से, एंड वन इडली इज कॉस्टिंग वेरी हाई ओवर देयर. कैसे? क्योंकि वहां का जो प्रोडक्ट, वो दे डोंट ईट ऑयली फूड्स. ढोकला, इडली, मतलब दे आर नॉट ऑयली फूड्स, दे आर ऑयली होता नहीं, दे आर बीन वेपराइज्ड एंड मेड बिकॉज ऑफ दैट. तो वो वहां के लोगों को बहुत ही नेचुरल एंड यू कैन से विद लॉट्स ऑफ प्रोटीन एंड दिस एंड दैट फाइबरस लगता है उनको खाने में, और वो स्टमक को भी फिल करता है, साथ में न्यूट्रिशन भी होता है, साथ में आपको डाइट का भी काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है. तो दे आर बीन सेलिंग लाइक ए हॉट केक. The export in idlis from here to US and other places. Anyway, second point, it helps firm in using their surplus production capacity and improving the profitability of their operation. It helps the firm in using their surplus production. एक्सपोर्ट हम कौन सा चीज करेंगे? एक्सपोर्ट हम डेफिनेटली वो चीज करते हैं जो हमारे देश में सरप्लस. सरप्लस का मतलब फालतू नहीं है, सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा है. We have the extra production of that. तो बहुत से यूनिट, तो जैसे अब हम लाइक आई एम रिसाइडिंग इन आगरा, तो हम लोग के यहाँ आगरा में बहुत से ऐसी कंपनीज है जो मैन्युफैक्चर ही एक्सपोर्ट के लिए कर रहे हैं. उनको होम मैन्युफैक्चरिंग वो नहीं करते, इंडिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे वो लोग तो. लेकिन जो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, एंड उसके बाद वो जो उनका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उनका एक यूनिट अलग से है जो एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया है, जो एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से बाहर. तो सरप्लस प्रोडक्शन जो कैपेसिटी जिनके पास है, वो क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को, एंड इंप्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर ऑपरेशन. उनका जो ऑपरेशन है उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्रिएट करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन जो बिजनेस का ऑपरेशन है या आपका जो प्रोडक्शन है, उसकी जो कॉस्टिंग है, डेफिनेटली इंडिया में जो प्रोडक्ट बिकेगा उससे जब फॉरेन में जाके बिकेगा तो डेफिनेटली वहां पे जो उसकी जो प्राइसिंग हमें मिलेगी वो काफी अच्छी, इसकी कॉस्ट का आपको प्रॉफिट मिलता है. तो इससे आपको इसका बेनिफिट किसमें मिलेगा? दैट प्रॉफिटेबिलिटी विल हेल्प यू टू ऑपरेट योर बिजनेस एट अ लार्जर स्केल. आप अपने बिजनेस को बड़े स्केल पे क्या कर सकते हैं? ऑपरेट कर सकते हैं. द थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स फर्म इन इंप्रूविंग देयर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट. फर्म का जो अपना ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, देख ग्रोथ का मतलब मैं बता दूं, ग्रोथ इन प्रोडक्शन, ग्रोथ इन सेलिंग, ग्रोथ इन ब्रांचिंग आउट. क्योंकि आपका एक ब्रांच खाली इंडिया में है ऐसा नहीं है, इंडिया के बाहर भी आपका प्रोडक्ट जा रहा है. एंड वंस यू स्टार्ट गोइंग टू वन कंट्री अनदर कंट्री, देन ऑटोमेटिकली इफ योर बिजनेस इंक्रीजेस, डेफिनेटली यू स्टार्ट अप्रोचिंग टू लॉट मेनी कंट्रीज. आपका एक गुडविल बन जाता है कि आपने इन कंट्रीज में सामान बेच रहे हैं, क्लाइंटेल बहुत अच्छा बन गया, तो वहां के लोग और मांगना डिमांड करते हैं, और कंपनीज भी आपसे मांगती हैं, प्लस दूसरी कंट्रीज में भी आपका डिमांड बढ़ जाता है. क्योंकि इफ यू आर एक्सपोर्टिंग द गुड्स टू द दुबई, इफ यू आर गोइंग एक्सपोर्टिंग द गुड्स टू द यूएस, तो यूएस एंड दुबई में एक्सपोर्ट ऐसा नहीं होता. उसके लिए प्रॉपर उनके पास दे हैव वेरी स्ट्रिंजेंट लॉ. उनके पास बहुत कहते हैं उनकी स्पेसिफिकेशन बहुत स्ट्रांग है कि हम कोई भी गुड्स लेंगे तो उसकी क्वालिटी का जो पैरामीटर है बहुत स्ट्रांग है. तो क्वालिटी ऑफ पैरामीटर जब बहुत स्ट्रांग हुआ तो क्या होगा? तो ऑटोमेटिकली दे विल नॉट टेक द दैट इज थिंग व्हिच इज ऑफ नॉट गुड क्वालिटी. जो अच्छी क्वालिटी का सामान होगा वो नहीं लेंगे, ऐसा तो ना होगा. वो अच्छी क्वालिटी का सामान ही लेंगे आपसे, और वो पैरामीटर इतना स्ट्रांग होता है कि आपको वो पैरामीटर्स आपने नहीं बनाया तो योर होल लॉट विल बी सेंड बैक टू यू, आपको लॉस हो जाएगा. कंपनी विल पुट योर ब्लैक मार्क, आपको ब्लैक मार्क में कर देंगे, एंड डेफिनेटली यू विल नॉट बी अलाउड टू एक्सपोर्ट द थिंग्स टू दैट कंट्री अगेन. तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ती है. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि इससे आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का डायरेक्ट लिंक है. तो इट हेल्प्स द कंपनी टू आउटग्रो देमसेल्फ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ ब्रांचिंग आउट, इन टर्म्स ऑफ क्लाइंटेल. तो एवरीवेयर दे आर इंक्रीजिंग देयर आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी at large. Next, it act as one of the way of achieving growth for firms facing tough market conditions in the domestic market. ये भी हम कह सकते हैं कि that this is also one of the way to achieve growth of the firm facing tough market conditions. अब लोकल में क्या है कि very cutthroat competition is there. जब कट शॉर्ट कॉम्पिटिशंस हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हम एक स्मॉल मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं, स्मॉल प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेट कर रहे होते हैं. क्योंकि आप भी शू बेच रहे हैं इंडिया हमारे आगरा में शू सब लोग बेच रहे हैं, तो हमारे मार्केट में ये इतने का बेच रहा है, हम इतने का बेचेंगे, तो बहुत कम मार्जिन से फर्क होता है. तो जो मार्जिन कम होगा तो आपको ऑपरेशनल कॉस्ट, आपको बिजनेस का अपना जो ओवरहेड कॉस्ट होते हैं उसको निकालना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है. But when you start selling the good, exporting the goods to the other country, then what will happen? Automatically, the government is also supporting you. Government gives subsidies to you to export the goods from India to abroad in some conditions.
तो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, वहां सब्सिडीज देती है। तो जब ऐसा हम करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें भी जो कंपटीशन हम लोकल में फेस कर रहे थे, दैट लोकल कंपटीशन वी कैन डिफ्यूज बाय सेलिंग द गुड्स to abroad, and that way we can earn a good amount of profit, which will help us in not only in business operation, but also covering our overhead cost and other things, and it helps to give us a growth perspective for our business. हमारे business को एक growth perspective देता है, तो ये एक तरह से हमको हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, it improves business vision as it makes firm more competitive and diversified. देखिए बिजनेस का जो विजन है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू स्टडी इन इंडिया and if you go and study after India, you go and study in abroad somewhere, and if you travel in other countries, not only in India, if you travel in other countries also, India के में travel करिए plus आप बाहर के country में travel करिए, I'm telling you the fact, your knowledge, your skill, your specific specialization will enhance. आपको काफी लोग आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, because you started exploring the things, तो automatically your quality enhances, आपकी quality बढ़ जाती है, your productivity increases, your output increases. तो आप जब बाहर के देश में पढ़ के आते हैं, तो you automatically start getting the advantage in some or other manner. Now that point is here, it improves business vision as it makes firm more competitive. अब आपने इंडिया में देखा काम करते हुए, then when you go and work outside the country, then you see that how those people are working, what are the work ethics, उनके वर्क एथिक्स कैसे हैं, कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो जो है चीजों को ओरिएंट करते हैं, ठीक है ना, एंड हाउ दे मार्केट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल दे हैव, उनका प्रोफेशन कैसा है, हाउ मच दे स्टिक टू द टाइम एंड डेडलाइंस, कितना वो स्टिक करते हैं, तो ये सब चीजें वहां पे आप देखेंगे तो व्हाट विल हैपन, दैट इज, एंड डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलेगा। जैसे इंडिया में बहुत आवर कल्चर इज वेरी डाइवर्सिफाइड, इफ यू गो टू गुजरात, इफ यू गो टू बंगाल, इफ यू गो टू साउथ, इफ यू गो टू कश्मीर और नॉर्थ, एवरीवेयर यू फाइंड, every 50 kilometers you will find a diversified culture, and that diversification makes us beautiful because of that, and that diversification creates more opportunity or the more market. तो हम जब दूसरे देशों में जाते हैं तो वहां के कल्चर को समझते हैं, देखते हैं, तो और वहां के चीजों के लिए हिसाब से अगर हम चीज भेजेंगे तो क्या होगा, automatically you'll find that you are going to progress very fast, you are going to have the lots of growth in your economic growth in your business, क्योंकि आपने वहां के कल्चर को स्टडी करा, वहां के लोगों को समझा, and you are providing the goods at a lower cost, better quality than their own firms, so automatically you're going to get what, you're going to be, you will be approached and your products will be taken hand to hand. तो ये जो चीज है वो क्या है, this is going to help you what, this is going to help you more in doing that is business in the other countries more. So improving the business vision means your business motto, your vision, will enhance because of what, more competitive and diversification. Competition helps you to be more accurate, competition helps you to be more prompt, कंपटीशन की वजह से हम बहुत एक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी स्कूल में भी आपके होता है, क्लास में भी होता है, अभी क्लास में कंपटीशन हो रहा है, एग्जाम जब होता है वो कंपटीशन ही तो है। जब एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, जब कॉम्पीट करेंगे तो डेफिनेटली वी वांट टू एक्सेल। जब कंपटीशन का मतलब ये नहीं कि हम एक अनहेल्दी वे में कॉम्पीट करेंगे, जब हेल्दी वे में कॉम्पीट करेंगे तो हम अपनी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाएंगे, तो वी आर गोइंग टू इनहांस आवर क्वालिटी ऑफ डिलीवरेबल्स। तो ये जो चीज है हम बिजनेस में लेके आ सकते हैं, और इस तरह से हमारा फर्म जो है एक बहुत अच्छा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म बन सकता है, एंड इट हेल्प्स अस टू ग्रो मोर ऑन नेशनल लेवल आल्सो। तो दिस वे यू कैन हैव द बेनिफिट्स है बेटा। ये आपके दो टॉपिक मैंने आज कवर किए, बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू द नेशन एंड टू द फर्म, ये आपका लास्ट टॉपिक था। इसके बाद आपका एक ये टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस, इसको हम एक बार देख लेते हैं। डोमेस्टिक का मतलब हो गया योर इंटरनल, राइट, how you are working internally within the country, and international business means how you are doing the business with the outer world, that is apart from your own country to other worlds. तो बेसिक डिफरेंसेस में देख लेते हैं हम लोग। नेशनैलिटी ऑफ बायर एंड सेलर, बोथ बायर एंड सेलर बिलोंग्स टू द सेम कंट्री। डेफिनेटली हम जब डोमेस्टिक बिजनेस करेंगे तो बायर एंड सेलर हमारे देश के ही लोग होंगे। इंटरनेशनल बिजनेस में डेफिनेटली बायर एंड सेलर बिलोंग्स टू द डिफरेंट कंट्रीज, इसमें डिफरेंट कंट्रीज के बायर्स एंड सेलर्स होते हैं।
Next we have, that is second point, that is mobility of sectors of production. Mobility of sector of production का मतलब यह है कि the factor of production, like हमारे factor of production land, labor, capital, आपका entrepreneur ये रहता है. तो land, labor, capital, entrepreneur जो हमारा है, इसमें mobility कैसे आता है? factor of production हमारे like capital, labor and raw material can move freely within the country. इसमें हम लैंड की बात नहीं कर सकते, लैंड तो अब नहीं मूव करा सकते, लेकिन कैपिटल, पूंजी, लेबर यानी कि वर्कफोर्स एंड रॉ मटेरियल ये हमारे देश से में फ्रीली मूव कर सकते हैं. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से कहीं भी हम ला सकते हैं, ले जा सकते हैं और वो फ्रीली वहां से मूव कर सकते हैं. बट इंटरनेशनल में क्या होता है? द बायर्स एंड सेलर्स बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज, they have the restriction on free mobility of factor of production across country. एक देश से दूसरे देश में आप ले आके नहीं काम करवा सकते, वो उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है. there are lots of legal restrictions, so you have to stick to the कहते हैं ना लॉज ऑफ लैंड जो है, वहां पे जो उनके देश का लॉ है उसको मानना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप काम करेंगे, ना कि अपने देश के हिसाब से काम करेंगे. तो दैट मोबिलिटी का मतलब है मूवमेंट जो है बहुत कम हो जाता है या ना के बराबर हो सकता है. इट इज नॉट इजी टू टेक these factors, land, capital, labor and raw material from one place to another. That is not possible on international level. थर्ड पॉइंट बेटा देखेंगे इसके अंदर, मोड ऑफ पेमेंट्स. पेमेंट कैन बी डन थ्रू द चेक, ड्राफ्ट, कैश एक्सेट्रा. इंडिया में हम लोग हैं, इंडिया में कहीं इंडिया से इंडिया में वन स्टेट टू अनदर स्टेट में हम डेफिनेटली अपने कैश पेमेंट्स कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, चेक से पेमेंट कर सकते हैं, ड्राफ्ट से पेमेंट कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी टू ट्रांजैक्ट बिटवीन विद इन द सेम नेशन. बट हम जब इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो पेमेंट इज डन थ्रू द टेलीग्राफिक ट्रांसफर, एलओसी, बिल ऑफ एक्सचेंज. देखिए बहुत सारी चीजें हैं. इसके बाद अब डिजिटल भी आ गया है, ऐसा नहीं कि डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकते हैं, आपको पेपॉल भी कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें हैं वो कर सकते हैं. लेकिन देयर शुड बी द बैंक मस्ट बी गिवन अ परमिशन टू डू सो. बैंक्स को इसका परमिशन अलग से मिलता है कि आपका इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन होगा उसको कैसे किया जाएगा. तो योर बैंक अकाउंट विल बी हैविंग द परमिशन फ्रॉम द बैंक, स्पेशल परमिशन ऑन द फॉर द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. तो उसके लिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए आपको उसका एक परमिशन अलग से लेना पड़ेगा. एंड बिकॉज उसके अंदर टैक्सेशन लॉ या अलग बहुत सारी चीजें हैं जो उसके अंदर उसको देखी जाती हैं. तो ये सब जो है मोड ऑफ पेमेंट जो है करेंगे होगा, लेकिन उसका भी एक प्रॉपर लॉ है एंड इट इज लॉ इज वेरी स्ट्रिंजेंट. उसमें कोई ब्लैक मनी नहीं हो सकता, उसमें कोई आपका दो नंबर का काम नहीं हो सकता. तो वो आपको बिल्कुल एक लीगल फॉर्म में, लीगल वे में करना पड़ेगा. नेक्स्ट वी हैव दैट इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. क्या है बेटा? मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हम रेल, रोड, एयर, कन्वीनियंस बहुत आराम से यूज कर सकते हैं बिकॉज लोकल है यहाँ पे. और यहाँ पे गुड्स आर शिप्ड थ्रू द आउट ऑफ द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. ओनली एयर और सी कैन बी यूज. इसमें ओनली एयर या सी हम यूज करते हैं. हाँ, द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल और समथिंग लाइक दैट, वेयर जहाँ पे हमारा रोड से भी ट्रांसपोर्टेशन होता है क्योंकि दे आर जस्ट नेबरिंग कंट्री टू अस. बट इन टोटलिटी देखें तो हम लोग मैक्सिमम हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो हमारा बाय एयर या बाय सी रूट होता है. तो दैट इज सी रूट इज बीन यूज्ड फॉर द वी कैन से इन मेजर टर्म्स. तो ये हमारा ज्यादा यूज होता है ट्रांसपोर्ट में. नेक्स्ट बेटा फिफ्थ हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. क्वाइट लो कॉस्ट. देखिए कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो लोकल हम करेंगे, विद इन द कंट्री करेंगे तो उसकी कॉस्ट हमेशा कम आएगी. कंपैरेटिवली कौन सा कॉस्ट? जहां पे आपका मोर एक्सपेंसिव एज दीज आर लॉन्ग डिस्टेंस डिलीवरीज. ये लॉन्ग डिस्टेंस डिलीवरीज होती हैं जहां पे वेयर हाउसेस के खर्चे आते हैं, जहां पे इंश्योरेंस के खर्चे आते हैं, जहां पे प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए शिपमेंट में खर्चे आते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसमें उन पेपर्स में बनाने में खर्चे आते हैं. तो ये दीज ऑल थिंग्स आर बीन द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द cost of transportation. Next is the government registration. Enterprise can start their business once the business is established. No need of special license to sell. अब इंडिया में बहुत छोटे छोटे एंटरप्राइजेस के लिए कोई जरूरत नहीं है कि वो स्पेशल लाइसेंस ले. एंड इट शुड द बिजनेस शुड बी लीगल. तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. एज एंड व्हेन दे हैव ओपनड दे कैन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंड दे कैन स्टार्ट सेलिंग. तो उनको छोटा एक नंबर लेना अगर है तो जीएसटी नंबर ले लेंगे, एक लेके अपना वो काम आगे स्टार्ट कर सकते हैं. उनको बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है इसके अंदर. बट एंटरप्राइज नीड टू रजिस्टर विद द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन. IEC सर्टिफिकेशन इज मस्ट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस. इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए आपको जो है एक IEC सर्टिफिकेशन चाहिए जहां पे आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है रजिस्ट्रेशन होता है कि आप किस किस कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका पूरा रजिस्ट्रेशन होगा. और उसके बाद फिर आपका डीलिंग्स को मेटलाइज किया जाएगा, यहाँ पे चलेगा. लेकिन गवर्नमेंट आर इंटरवेनिंग इनटू दिस. इसमें इंटरवेंशन गवर्नमेंट का अच्छा रहता है क्योंकि गवर्नमेंट जो है देखना चाहती है कि हमारे देश से कितने लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो हमारे
हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे क्या फर्क पड़ेगा उससे। तो ये सारा चीज गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस या उसका सुपरविजन स्ट्रांगली इस पे रहता है। Then we have the seventh point here, the customer heterogeneity across market. Domestic market have relatively more homogeneous in nature. Homogeneous and heterogeneous का मतलब यही है, homogeneous मतलब एक समानता, जहाँ पे समानता है। तो डोमेस्टिक मार्केट में समानता ज्यादा है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा विद इन हमारे कंट्री, हमारे देश के अंदर तो लोग किस मौसम में क्या चीज खाते पीते हैं, कैसे रहते हैं, वहां पे क्या क्या जरूरतें हैं लोगों की, तो हम बहुत उसको समझते हैं। तो वो वहां पे वो होमोजीनियस है, एक दूसरे से मिलता जुलता है। लेकिन एंटरप्राइज एंटरप्राइज यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल मार्केट लैक होमोजेनिटी ड्यू टू डिफरेंस इन लैंग्वेज, प्रेफरेंस, कस्टम एक्सेट्रा अक्रॉस मार्केट। तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है, होमोजेनिटी जो है काफी जो है कम होती है, उसमें हेटेरोजेनिटी ज्यादा होती है, उसमें डिफरेंसेस ज्यादा होंगे क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं, उनके रहने में, उनके खाने में, उनके पहनने में। यू कैन से देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस विद आवर कंट्री। तो डेफिनेटली उनके जो प्रेफरेंस है, उनके जो कल्चर है, उनके जो कस्टम्स हैं, उसमें काफी डिफरेंस मिलता है आपको। इस वजह से उसमें हेटेरोजेनिटी ज्यादा मिलती है, दैट यू विल फाइंड डिफरेंस, राइट। तो करेंसी यूज क्या है इसमें, 8th पॉइंट, करेंसी यूज, करेंसी ऑफ होम कंट्रीज यूज। हमारे देश में हमारा रुपी चलता है तो रुपी चलेगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया रुपी इज वैलिडेटेड। तो करेंसी यूज इन बिजनेस ट्रांजैक्शन इज दैट ऑफ मोर देन वन कंट्री। इसमें यूएस डॉलर्स या आपके पॉन्ड्स या येन, बहुत एक से ज्यादा कंट्री के जो है जो मनी है वो यूज होते हैं इसके अंदर फॉर द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये इसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में जो मेजर कंट्रीज का भी, जैसे यूएस डॉलर है, तो यूएस डॉलर जो है बहुत सारी कंट्री के साथ वैलिडेट करता है, तो उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वैसे ही आपका जो है आपका पॉन्ड है ब्रिटिश का, तो वो काफी हद तक बहुत सारी कंट्रीज वैलिडेट कर देती है। तो इसलिए जो ट्रांजैक्शंस हैं अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जो है जो उनके स्टेट के वो हैं उससे चलते हैं। तो लास्ट पॉइंट वी हैव सी बेटा, दैट इज पॉलिटिकल सिस्टम। क्या हमारा, इट हैज टू फेस द पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क ऑफ ओनली वन कंट्री। देखिए हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक ही है देश का, तो डेफिनेटली जो रिस्क ऑफ है वो रिस्क एक ही लेवल पे है कि उसी कंट्री के लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से काम करना हमें। बट जहां पे हम बात करेंगे अलग अलग कंट्री की इंटरनेशनल बाउंड्रीज में, सब्जेक्टेड टू पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, इसमें डिफरेंट कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम को ध्यान रखना पड़ता है, और उनके जो कंट्रीज के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनके अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको ध्यान रखना पड़ता है। जो So students, in some countries it's a bit difficult, actually because of the laws are very stringent in those countries. Stringent का मतलब बहुत ही सख्त है वहाँ के कानून। कानून सख्त होने का एक रीजन हो सकता है कि they are very much particular about the quality of product. जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है उन्हें बहुत अच्छा चाहिए अपने कंट्रीमैन के लिए, लोगों के लिए। तो they are not compromising on the quality and the quality of the product. So because of that, they have a very strict rule. They always you can say keep up the standard of living of the people very high in their country. तो ऐसी जगहों पे क्या है, rules are very strict, and that is good because they are very particular about their own people. तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर अब आपको क्लोज होता है, एंड बिकॉज एज पर द टर्म 2 यहीं तक आपका आ रहा है इन द इंटरनेशनल बिजनेस। We have 2 videos. In these 2 videos, I have covered the whole topic. So try to watch these 2 videos. Thanks a lot for watching the video. God bless you all. Take care.